औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Thank you very much. This meeting is being recorded and going live. I am really sorry for the delay. हमने देर से स्टार्ट की है मीटिंग क्योंकि हमारा बिल था हेल्थ का, वो नीचे हेल्थ की मीटिंग थी. लेट्स स्टार्ट ऑडिट. अभी हम स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल को. सर एक पैरा जो था पेज नंबर 65 पे एक पैरा था सर जो रह गया था. RIUT का आपने आज बुलाया था पेज नंबर 65. हाँ, वो RIUT वाला. जी सर वो आए भी हुए हैं सर. आगे अच्छा तो वही कर लेते हैं. जी सर. जी अस्सलाम वालेकुम. Honorable Chairman and respected members, assalamu alaikum. Sir, I'm here for. Can you introduce yourself, please? Can you introduce yourself first? My name is Dr. Daud Malik, Medical Superintendent, Rawalpindi Institute of Urology. You're the MS. Yes. Okay. I'm here to represent the para, which relates to irregular appointments of the consultants and doctors on ad hoc basis during COVID pandemic. Sir, it is submitted that all the appointments were made after advertisement and scrutiny of documents. Interviews by the selection committee were conducted. And sir, all the relevant PMDC license certificates are attached with the supporting documents. So you can verify them, and in the view of it, therefore it is requested that the para must be considered for settlement. ऑलरेडी ये वेरिफिकेशन आपने की है? नहीं सर, ये आज डॉक्यूमेंट्स लेके आए तो ये अगर अभी भी किसी को भेज दें तो वेरीफाई कर देंगे. कल आपको रिपोर्ट दे देंगे सर इसकी. ये ले लें, ये ऑडिट को दे दें वेरिफिकेशन के लिए. ऑडिट इसको वेरीफाई कर लें एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन द पैरा सेटल. जी मैं अभी आपके ऑफिस से. थैंक यू. नेक्स्ट सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है सर. पेज नंबर 155 से शुरू होना है. जी 55. जी 155 सर. MS साहब आए. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब सर यहाँ मेडिकल डायरेक्टर साहब. ओके जी सर. अस्सलाम वालेकुम. प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान, मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर. सर मंसूर अहमद सर, डायरेक्टर फाइनेंस चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर. ये पहले 2-3 पैराज आर रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिडक्शन. जी सर. जी ऑडिट. सर पहला पैरा 19.4.1.16 सर ये है. दिस पैरा इज रिगार्डिंग लेस रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरी इनकम सर. टोटल सर अमाउंट ऑडिट ने कैलकुलेट की थी 2.6 मिलियन की जो कि रिकवरेबल थी ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स. सर 1 मिलियन की रिकवरी को हमने वेरीफाई कर लिया है और कुछ नॉट ड्यू थी सर वो भी वेरीफाई कर लिया है. द रिमेनिंग इज 3,87,000. तो ये इनकम टैक्स किनकी थी? सर ये सैलरीज जो हम पे करते हैं तो वो एट सोर्स नहीं कट जाता? एट सोर्स करता है, लेकिन सर इसमें लेस रिडक्शन हुई है. रिडक्शन ज़रूर हुई है लेकिन जो रेट ऑफ टैक्सेशन जो लगना चाहिए था वो नहीं लगा कुछ एम्प्लॉइज़ के सिलसिले में. ओके. तो सर वो उसमें रिडक्शन सर हमने 1 मिलियन की तो सर कर ली है. 1.2 नहीं, लेकिन ये फॉल्ट सिस्टम का है. ये क्या फाइनेंशियल? सर इट वाज अ स्टार्ट ऑफ द सिस्टम. जब ऑटोनॉमी हुई है, नया सिस्टम हमने लिया, सॉफ्टवेयर नया था तो उसके अंदर थोड़ी सी, क्योंकि 20-21 का पैरा है ये सर. ठीक है. उसमें अब वो इम्प्रूवमेंट तो सर कर ली गई हैं अब ना. ओके. जो उसके अंदर जो डेफिशिएंसीज मीट विद कर ली गई हैं तो वो स्टार्ट ऑफ द साइकिल था तो उसमें सर थोड़ा सा एरर आई है जो कि हमने रिकवर कर ली है सर. डायरेक्टर साहब आई होप ये दोबारा ना हो ऐसे. यस सर. यस सर. पैरा जी सर ये पैरा सर थोड़ी रिकवरी रह गई, बकाया रिकवरी करवाएंगे तो फिर हम 3,87,046 रुपये रह गए सर. इन प्रोसेस है सर. वो आप कर लें. माइनर अमाउंट है सर. 2 महीने में फिर भी कर लें. राइट सर. राइट सर. थैंक यू. नेक्स्ट है सर पेज नंबर 157 है. द पैरा इज 19.4.1.17. कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑक्शन ऑफ कैंटीन वाज अवॉर्डेड सर. डीन केटरर्स को अवार्ड किया था लेकिन PST एज वो रिक्वायर्ड वो उन्होंने उसके साथ ऐड नहीं किया था, वो नहीं वसूल किया था, डिडक्ट किया था जिसकी अमाउंट बनती है सर 2.5 मिलियन. सर इसमें ये डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स की हमने रूटीन देखी है उसमें डिफरेंट प्रोसीजर चल रहा है. निश्तर में सर जितने भी वार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैंटीन है वो तमाम में PST शामिल किया जा रहा है सर, लिया जा रहा है, लेकिन इधर नहीं लिया गया सर.
सर मैं एक मिनट सेक्रेटरी साहब, ये कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बन सकती? व्हाई आर वी नॉट एबल टू मेक ए यूनिफॉर्म पॉलिसी इन सारे हॉस्पिटल का सेम केस होगा? सर इस पे हमें आई थिंक रेफर बैक करना चाहिए उस लॉ के जिसके तहत ये पीएसटी लेवी की जाती है, वो पीआरए का लॉ है सर। Yeah. और पीआरए के लॉ को भी डायरेक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉब्ली शायद कैंटीन्स उसके अंदर फॉल ही नहीं करती सॉरी? कैंटीन्स उस पर फॉल ही नहीं करती सर। ओके। सो ये अब इसको मजीद लॉ को ऑथर से एक्सप्लेन कर दें डायरेक्टर साहब। जी सर, ये जो सर साइटेशन है ऑडिट की, ये सर रूल सीरियल नंबर 63 है सर, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 का। ये सर साइटेशन ऑडिट की जिसके ऊपर इन्होंने पैरा डेवलप किया है सर। ये मेरे पास उसका शेड्यूल है कॉपी पीएसटी के लॉ की सर। सर 63 के ऊपर जाएं तो सर ये तो एप्लीकेबल ऑन पार्किंग सर्विसेज के ऊपर है, कैंटीन सर्विसेज के ऊपर सर है ही नहीं एप्लीकेबल ये। तो फिर वो डिजिटल में क्यों कर रहे हैं? सर वो जो कर रहे हैं सर एज पर लॉ नहीं है, दिस इज लॉ सर, ये लॉ इज इन फ्रंट ऑफ मी सर। ये इसके मुताबिक तो ये सर्विसेज पार्किंग सर्विसेज के सर ऊपर ये है। भी सर्विसेज मेरा ख्याल है कि क्लैरिफिकेशन ले लेनी चाहिए पीआरए से, मामला वाजे हो जाए, क्योंकि निश्चर वाले भी डिटेक्ट कर रहे हैं और भी हॉस्पिटल हमारे पास निश्चर की एग्जाम्पल पड़ी भी है सर, क्या कैंटीन पे वो सेक्रेटरी साहब इसको यूं कर लें, ये क्लैरिफिकेशन पीआरए से ले लें एंड देन जब क्लैरिफिकेशन आ जाए देन यू कैन मेक अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर ऑल द जी हॉस्पिटल्स। श्योर सर। सर आई वांट टू सबमिट समथिंग एल्स सर। सर ये ऑडिट ने जीएमसी का सर एक पैरा वेरीफाई किया सर, वॉल्यूम 2 पेज 7 के ऊपर सर। उसके ऊपर ऑडिट इसको एक्सेप्ट करता है स्टांस को, हमारे केस के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। जी सर, मैं सर उसको मैं पढ़ाता हूँ सर। वॉल्यूम 2 पे है जी वॉल्यूम 2 पे। ये इनको दे दो। वॉल्यूम 2 सर पेज 7 के ऊपर यहाँ पर सर ऑडिट एक्सेप्ट करता है इनके Auction of canteen. नहीं, वो कह रहे हैं PST is imposed on the sale of canteen items but not on the Auction. canteen. Auction. हाँ, auction of canteen. जी उसके ऊपर नहीं है सर। ऑडिट आपके 2 वर्जन हैं। सर हमारा यही वर्जन है कि ये जो ये पैरा है ये ऑक्शन ऑफ कैंटीन पे है उसकी सर्विसेज पे सर। ये मैं यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑक्शन ऑफ कैंटीन जी का सर, ये ऑक्शन ऑफ कैंटीन है सर। जी सर, ऑक्शन ऑफ कैंटीन पे एप्लीकेबल नहीं है सर, वो लॉ भी ये कहता है, ऑडिट भी ये कहता है, सेकंड वर्जन इनका जो जीएमसी के सिलसिले में है। सर ये फाइनल अथॉरिटी तो पीआरए है, मेरा ख्याल है बेहतर अगर रेफर कर दें तो सर ये वंस फॉर ऑल ये मामला डिसाइड हो जाएगा, तो हम भी उसकी गाइडलाइन के मुताबिक ही चलेंगे सर आइंदा भी। सर पीआरए को तो मैं रेफर कर दूंगा लेकिन ऑडिट आपको आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए इस केस की। सर ये जो रेफर कर रहे हैं मुझे पता नहीं कौन क्या चीज़ रेफर कर रहे हैं, अब आपके पास कौन सा पेज नंबर बता रहे हैं? सर वॉल्यूम 2 पेज 7 पेज 7 के वॉल्यूम 2 में पेज 7 के ऊपर आपने ऑडिट कमेंट में आपने ही लिखा है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द ऑक्शन ऑफ कैंटीन। तो आप अपना वर्जन भी देख लें। जी सर मैं देख लेता हूँ, ये वॉल्यूम 2 चेक करके सर आपको कल रिपोर्ट कर टिल टू डेट सर लॉ के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है सर, रिक्वेस्ट है पैरा सेटल कर हाँ, लॉ डिपार्टमेंट अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट ये रोज तो नहीं चेंज हो सकता ना। नहीं सर, नहीं हो सकता, लेकिन पीएसटी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हो नहीं सकता कि एप्लीकेबल ना हो, लेकिन क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। सेक्रेटरी साहब आप क्या समझते हैं, इस ऑडिट पीआरए का वेट कर लें या हम इसको सेटल कर दें? सर अगर आपसे मुझसे ओपिनियन लें तो सेल्स टैक्स तो हमेशा कोई चीज़ जब सेल होगी तो उसके ऊपर आपने ऑन बिहाफ ऑफ सम बायर आपने वो विदहोल्ड करना होता है जो आपने गवर्नमेंट को देना होता है। ये तो ऑक्शन होने जा रही है एक कैंटीन, एक उसने जब सब्सिक्वेंटली जो चीज़ सेल करनी है उसने जो सेल्स टैक्स उसमें रिकवर करना है वो पीआरए की तरफ जाना है सर। लेकिन आपकी जिस तरह हदायत है उसके मुताबिक हम पीआरए से दोबारा गाइडेंस नहीं, बट आपकी बात बड़ी जायज़ है, ऑक्शन और सेल में तो बहुत फ़र्क है। मतलब ऑक्शन इज नॉट सेल, तो व्हाई दिस पैरा वाज मेड? सर ये दिस इज सेल ऑफ सर्विसेज, जो पीएसटी होता है वो सेल ऑफ सर्विसेज होता है, दिस इज नॉट प्रोडक्ट। वो सर वो जीएसटी होगा सर। हम बात करें पीएसटी की तो सर इस वजह से इसको सर्विसेज की बंद में है। अब जिसने क्लैरिफिकेशन के पास मौजूद है शेड्यूल में सर, वो सेल ऑफ जो है पार्किंग स्टैंड उस पर तो है, लेकिन कैंटीन सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, पार्किंग स्टैंड के ऊपर तो चले पर्ची कट रही है, लोग पैसे दे रहे हैं सर, उस पे लॉ मौजूद है। वो तो जी सर वो भी सर्विसेज उसकी हैं। जो पार्किंग स्टैंड की जो ऑक्शन है उसके ऊपर क्या लगता है? जी सर पार्किंग स्टैंड ऑक्शन पे लगता है सर, उस पे लगता है सर, उस पे लगता है वही सर, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। इसमें दी है सर। अच्छा, उसमें रूल क्लियर है। सर एक और यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, जिस तरह मैंने अर्ज की कि नेचर हॉस्पिटल में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सब में ये पीएसटी लगा है, इन भी नहीं लगा। फिर वो अगर वो नाजायज लगा है फिर वो भी आपकी देखने, अब इस वजह से एक बार उसमें आपने पार्किंग में आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है या
आइटम सेल होना है उससे जनरेट होनी है टैक्स जी। और ऑक्शन के ऊपर तो कोई जनरेशन नहीं है ना, तो पीआर ऐसे फिर भी ले लें। जी सर, इससे advice ले लें। ये आप ऑडिट नेक्स्ट टाइम प्लीज कम अप विद गुड पैरा। ये सर इसमें एक और मैं सबमिशन करना चाहूँगा कि देखें, पार्किंग में एक बंदे ने गाड़ी खड़ी की, उस पर 10 रुपये 20 रुपये दिए, उसका एक सिंपल एक दफ़ा टैक्स लग गया। यहाँ पे अगर एक बंदे ने बिस्किट खरीदे हैं तो बिस्किट के ऊपर उसने पीएसटी एक जीएसटी पे कर दिया है। अब अगर बिस्किट के जीएसटी भी देता है और उसके बाद कैफेटेरिया का जो ऑक्शन होता है उसका भी टैक्स, तो टेक्निकली एक कॉमन मैन पे डबल टैक्स लग रहा होगा। तो इसलिए जो उन्होंने लगाया हुआ है कि उसमें ऑक्शन के टाइम पे टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो बंदा वहाँ पे बिस्किट खरीद रहा है या कोई चीज़ खरीद रहा है उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है, तो ये डबल टैक्स वाला सिलसिला बन जाएगा। अगर हम सर इनको सेटल करिए, सेटल सर, इनको क्योंकि ऐसी वो ना करिए, इसको सेटल करें सर। सेटल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 159 पे है। भी चौधरी साहब का बड़ा अच्छा इनपुट है। सेक्रेटरी साहब पीआरआई से आप फिर भी ले लें इनपुट फॉर द फ्यूचर, हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लें और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर पेज नंबर 159 पे पैरा नंबर 19.4.1.18। सर ये शेयर इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट की थी इन्होंने गजेटेड एम्प्लॉइज़ में और नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज़ में, उस पर सर टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई थी 25.16 मिलियन की सर। सर आई वुड लाइक टू सबमिट सर, इसमें सर जो टैक्स हमने काटा है सेल के ऊपर, शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो विद होल्ड किया है वो एट द रेट ऑफ 10% किया सर। ऑडिट ने सर इसके ऊपर एक विद ड्यू रिगार्ड सर इन्होंने एक एजम्पशन ली है, इन्होंने सारे जितनी हमारी कम्युनिटी है जिसको शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सबको अज्यूम किया कि वो नॉन फाइलर है, क्योंकि नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेशन डबल होती है सर। ये दिस इज प्योर अजम्पशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट ने एक अजम्पशन ली है, या तो ये सेग्रीगेट करते हैं उसमें बताते हैं कि इतने आपके फाइलर हैं, इतने नॉन फाइलर हैं, और फाइलर के ऊपर जाहिर है 10% है और नॉन फाइलर के ऊपर 20% है, तो ये सारी कम्युनिटी के ऊपर सर इन्होंने 20% जो टैक्स इम्पोज कर दिया सर। ये विद ड्यू रिगार्ड सर ये अनजस्टिफाइड है सर। सर का वर्जन बड़ा, जी सर इनका वर्जन ठीक है, लेकिन इनका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है सर। जिसने एजी ऑफिस में कटौती होती है जब, तो वो लिंक्ड है एफपीआर से, उनको पता होता है कौन फाइलर है कौन नहीं फाइलर। अब इनकी ऐसी मेरे ख्याल है लिंकेज नहीं है, बेहतर बताएंगे। अगर लिंकेज नहीं है तो ये किसने एज्यूम कर देंगे सारे फाइलर हैं। चले हमारे पास तो सर डेटा नहीं था, इनके पास तो डिटेल डेटा है, और ये प्री ऑडिट भी सर डिटेल कंडक्ट कर रहे हैं। हम तो फिर भी सर सैंपल ऑडिट कर रहे हैं सर। ये एंड फाइनेंस जब तनख्वाह मिलती है ना किसी छोटे मुलाजिम को भी या बड़े मुलाजिम को भी, तो उसकी तनख्वाह में से टैक्स कटता नहीं है सर। ये शेयर इनकम है, जिसने ऑनरेरी मिलता है इसमें इनकी शेयर इनकम अलग पोर्शन होता है। ये शेयर इनकम की बात कर रहे हैं। सोर्स कट के नहीं आती शेयर, एट सोर्स करता था एट द रेट ऑफ 10% काटते हैं सर हम। में वेरिफिकेशन तो ये मुश्किल काम नहीं है, आप बता दें वेरिफिकेशन करके कि ये 10% कितने एम्प्लॉइज हैं सर आपके लिए? मुश्किल है verify करना? सर ये अब ये जो पेमेंट्स हुई हैं ये ईयर 2021 में हुई, 5 साल पहले की सर ये पेमेंट्स हैं। अब 5 साल पहले का सेग्रीगेशन करना, डाटा इकट्ठा करना, उसमें से फाइंड आउट करना कि कितने फाइलर थे कितने नॉन फाइलर थे। लॉट ऑफ एम्प्लॉइज दे गॉट रिटायरमेंट, कुछ दुनिया से भी चले गए होंगे सर। ये 5 साल पुरानी फिर एक बात खोलने वाली बात है पूरी के सब एफबीआर खोलने वाली हमारी असाइनमेंट हमें मिल जाएगी। और सर उसमें एक और सबमिशन ये होगी, टैक्स कटा है सर, 25 लाख रुपया कटा है, 10% के लिहाज से कटा है। ऑडिट ने अज्यूम किया ये नॉन फाइलर है तो 20% सबके कटना चाहिए था सर। नॉन फाइलर सारे मुमकिन नहीं है सर, कुछ फाइलर भी होंगे। इन्होंने अज्यूम किया कि सारे फाइलर हैं। अगर ऑडिट अज्यूम कर रहे हैं तो इन्होंने भी अज्यूम किया कि सारे फाइलर हैं। ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं सर? जी सर एक मिनट, इन्होंने अज्यूम किया कि सारे फाइलर हैं और उसी रेट के ऊपर फाइलर के रेट के ऊपर टैक्स काट के 25 लाख रुपए डिपॉजिट कराया। जी सर ऐसे फिर आपका क्या एतराज है? इन्होंने हमारा एतराज ये है कि जो फाइलर है उससे फाइलर का रेट लगना चाहिए 10%, जो नॉन फाइलर से 20% लगना चाहिए एट सोर्स। आई वुड सबमिट सर, फिर ऑडिट को सेग्रीगेट करके देना चाहिए था हमें सर। दिस इज द पॉइंट कि अगर तो ऑडिट इतनी ड्यू डिलिजेंस की तरफ चला जाता तो फिर हमें बता देता कि ये कितने लोग या कितना नॉन फाइलर वाली कैटेगरी थे जिनको कि आपको 20% लगाना था, कितनों को 10% लगना चाहिए था। इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सारों का 10% लगाया है सर। 20%। 20% हमने 10% लगाया, हमने 10% सारों का कटा है सर। मतलब एक तो चीज़ है कि बिल्कुल ना कटा हो। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ये है कि देर फॉर एग्जांपल से 100 अगर एम्प्लॉइज़ हैं तो 100 में से 70 लोग होंगे फाइलर, उनका तो सही कट गया। अब बाकी 30 लोग हैं
उनके मुतालिक इनका ये ख्याल है कि मजीद 10% कटना चाहिए था। वो सेग्रीगेशन हमें कहीं नहीं मिल रही। ये और वो लोग होंगे जो छोटे एम्प्लॉइज होंगे। ये सर वो तो वैसे आप छोटे एम्प्लॉय को टैक्स करना चाह रहे हैं। सर एक बात मैं वाजे करता जाऊँ, ये जो प्री ऑडिट कर रहे हैं दे आर कंडक्टिंग 100% प्री ऑडिट, और जो हम ऑडिट कर रहे हैं वी आर कंडक्टिंग 5 to 7% ऑडिट। तो प्री ऑडिट का काम है कि तमाम की तमाम डिटेल्ड चीज़ें देखें, ये सर इनका काम है फाइनेंस का। तो इस वजह जब हमने इनका ऑडिट पैरा बना दी, हमें जवाब दें डिटेल, वी विल वेरीफाई इट और आपको पिक्चर प्रेजेंट कर देंगे। इसमें कोई ऐसी एम्बिगिटी नहीं है और कैसे कोई ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन भी नहीं है। मेरा तो ख्याल है इसमें कोई ऐसी चीज़ इसको बनाया जा रहा है। कोई इतराज नहीं है। आप 5 साल पहले रिकॉर्ड पढ़ा तो होगा सर। सर हमने केस से रेफर कर दिया एफबीआर को सर, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्री पीएसी सर। हमने डायरेक्शन उनका जो सर कमिश्नर साहब उनको भेज दिया सर, उन्होंने रेलेवेंट विंग को भी आगे उसको लेटर जो है ना चिट्ठी भेज दी है। ठीक किया आपने। एफबीआर से जो रिपोर्ट आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, आप उनको ऑडिट के साथ डिस्कस कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट सर पेज नंबर 161 है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का पैरा 19.4.2.5। सर इसमें हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस है सर, ये परफॉर्मेंस बेस्ड अलाउंस है। इसमें फाइनेंस का नोटिफिकेशन था कि ड्यूरिंग लीव पीरियड ये नहीं मिलेंगे सर। फाइनेंस का नोटिफिकेशन सर 30/9/2020 का आया जिसमें ये कहा गया कि नहीं मिलेंगे। उसके बाद सर फाइनेंस का नोटिफिकेशन 8 जून 2021 को भी आया जिसमें ये बताया गया कि इन तमाम डॉक्टर्स को ड्यूरिंग लीव पीरियड नहीं मिलेंगे सर, लेकिन ये सर तमाम डॉक्टर्स को पेमेंट हुई है। इसके बाद सर एक और फाइनेंस का नोटिफिकेशन जो कोर्ट कर रहे हैं वो 11/6/2022 का आया जिसमें फाइनेंस कह रहा है कि ये अलाउंसेस इनको मिलेंगे ड्यूरिंग लीव पीरियड अगर लीव पीरियड जो है 90 डेज से कम है, ज़्यादा है, कम है तो नहीं मिलेंगे। तो सर ये फाइनेंस के 3 नोटिफिकेशन है, लेकिन जिस टाइम ऑडिट हुआ है उस टाइम फाइनेंस वाज वेरी क्लियर कि ये अलाउंसेस इन डॉक्टर्स को नहीं मिलने और इसकी रिकवरी बनती है 11.92 मिलियन। फाइनेंस की तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग 9 है, तो हमारे तो अनाउंसेस बिल्कुल ठीक है। अब ये जब पेमेंट की जाती है तो उन नोटिफिकेशन के मुताबिक ही करनी है ना सर। सर आई वुड सबमिट सर, इसमें सर ये है कि जो ऑडिट है सर 2021 का ऑडिट है और जो फाइनेंस ने सर इसको क्लैरिटी के साथ साथ जो क्लैरिफाई किया ना वो 11/6/2022 को किया है। नहीं, क्लैरिटी जो उन लोगों के लिए होती है जो उसको लिख कर वापस भेजते हैं कि हमें समझ नहीं आई, समझ आई होती है, तो वो मैटर क्लैरिटी वाला ऐसे ही है। लेकिन देखें नोटिफिकेशन मौजूद है, सारे दफ्तर इससे ही करते हैं सर। इस पे ये सबमिशन ये है कि सर देखें 2 जो पहले सर नोटिफिकेशन का बात कर रहे हैं सर, उसमें कुछ सर कन्फ्यूजन थी तो फाइनेंस ने सर तीसरा नोटिफिकेशन जारी किया ना सर। इसमें सर क्लैरिटी के साथ फाइनेंस ने कह दिया कि जो अप टू 90 डेज जो होगा वो कन्वेंस अलाउंस हो गया या परफॉर्मेंस बेस्ड जितने अलाउंसेस हैं सारे एडमिसिबल होंगे, आफ्टर 90 डेज जो है इनएडमिसिबल होंगे। तो सर ये क्लैरिफिकेशन जो फाइनेंस ने थर्ड इशू की है सर, दिस इज वंस फॉर ऑल सर, इसने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर किया है। इसमें थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दें कि जो लास्ट क्लैरिफिकेशन इशू हुई है, क्या उन्होंने उसको एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दी है, विद इमीडिएट इफेक्ट किया है, या उन्होंने किसी पुराने रेफरेंस लेटर के हिसाब से एडवाइस दी है? क्योंकि कहना ऑडिट का ये है कि ये 22 को एक नई एडवाइस आई थी सर इसके इन कंटिन्यूशन की है सर, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर एडवाइस क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आप 90 दिन तक अगर कोई बंदा EOL पे गया है तो उसको आप नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस बंद नहीं करेंगे। अगर वो 90 दिन से ज़्यादा जाएगा तो आप उसका नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस रोकेंगे। STAC में 2022 में हुई थी, उसमें अलाउंस की जो रिडक्शन है उसकी रिकवरी तब भी रिकवरी नहीं मानी, प्री PAC ने भी नहीं मानी। तो डिपार्टमेंट कंटेस्ट कर रहा है इस इशू के ऊपर। आई वुड लाइक द सेंस ऑफ द हाउस। जी सर 22 की समझ नो STAC में मुझे बताया, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, STAC ने रिकवरी एडमिट की थी बैक इन 2022। सर नोटिफिकेशंस अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, उसके मुताबिक पेमेंट करता है DDO। अब अगर DDO उसको निगेट करे और क्लैरिफिकेशन के मान्य ये लेके जी आज से शुरू हुआ, क्लैरिफिकेशन होता है जो पीछे चीज़ इशू हुई होती है उसको कंटिन्यूशन में बताया जाता है कि इसके ये मतलब थे, आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, ये बात होती है। तो पेमेंट अगर गलत हुई है तो रिकवरी कोई देना बुरी बात नहीं सर, अगर रिकवरी है तो दें ज़रूर। बट रिकवरी की अमाउंट इधर देखें ना, ये कैसे रिकवर करेंगे वो लोग? यहाँ पेंशन जो हमारी बनती है उसमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इसके ज़िम्मे कोई रिकवरी नहीं है। हमारी पेंशन में से 8-8 लाख कट जाता है।
सर ये रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं ज़्यादातर, तो रिकवरी हो सकती है, ये सारे एम्प्लॉइज़ अभी भी हैं। अच्छा सर, मैं एक पॉइंट और सर सबमिट कर दूं। सर टोटल 187 एम्प्लॉइज़ हैं, 183 तो वैसे एग्जाम्प्ट होंगे क्योंकि सबकी छुट्टी 90 दिन से थोड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 187 एम्प्लॉइज़ हैं सर टोटल। ओके। 183 एम्प्लॉइज़ वो हैं जिनकी छुट्टी वैसे 90 दिन से थोड़ी है सर, वो तो वैसे वो तो उनकी रिकवरी बनती है 1,08,40,167 रुपये से। ये तो वैसे भी रिकवरेबल नहीं होगी क्योंकि उनकी छुट्टी जो है 90 दिन से थोड़ी की है, वो तो नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन अवेलेबल है। ओनली चार लोग रह गए। 4 लोग हैं जिनकी सर ये बनती है सर 10,87,169 रुपये। तो मेजर रिकवरी तो सर सेटिस्फाइड हो जाएगी क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने 90 दिन से कम की छुट्टी, और क्लैरिफिकेशन बिल्कुल वोकल है उसके ऊपर कि वो जो 90 दिन तक ये सारे अलाउंसेस एडमिसिबल हैं। 90 दिन का सर अभी डिसाइड तो हुआ नहीं, वही तो आपने हाउस के आगे पेश किया है ये कि हाउस ने डिसाइड करना है। नहीं सर, हम यही तो अर्ज कर रहे हैं कि जिस टाइम डीडीओ ने पेमेंट की और इसको डिडक्शन की, उस टाइम जो फाइनेंस का नोटिफिकेशन दैट वाज वेरी क्लियर कि आपने डिडक्शन करनी है। और अभी 2022 की बात करें, ये तमाम पेमेंट्स हुई हैं 2021 में और 2020 में, ये जो मेरे पास डिटेल्स हैं सर। उसके बाद फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जिस टाइम ये पेमेंट कर रहे थे उस टाइम फाइनेंस का बड़ा क्लियर था वर्जन कि आपने ये तमाम अलाउंसेस डिडक्ट करने हैं। ये तो 90 दिन की बात बाद में आई है ना सर। डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब, आई वाज ट्राइंग कि हम इस पे कोई लीनियर व्यू ले लें एंड कोई बात इनकी हो, बट आई कैन नॉट मेक एन एग्जांपल। साहब ऑनरेबल जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल हम इसको देख लेते हैं, लेकिन अगर इस लेटर की सेंस को अगर हम गौर से देखें तो नो डाउट कि उन्होंने 2020 के लेटर को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि जी 90 दिन तक अगर किसने नौकरी छुट्टी ली हुई है तो उसको आप देंगे अलाउंस। अब अगर डीजी साहब की बात को मान लिया जाए कि जी 2020 के अंदर इस तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं थी, तो जिन लोगों से डिडक्ट कर लिया गया उनको वापस करना चाहिए अगर वो 89 डेज़ तक की छुट्टी पे हैं। अगर वो 89 डेज़ अगर नहीं किया तो वो वैसे एग्जाम्प्ट हो गए इस कानून के बाद, ठीक है ना सर। तो ये जो नंबर है जिनका ये अभी डायरेक्टर फाइनेंस फरमा रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कि कितने ऐसे लोग हैं जो 89 डेज़ या 90 डेज़ से बियॉन्ड जिनकी EOL थी, जो इस लॉ के तहत कवर नहीं होते, उनसे रिकवरी ज़रूर की जाएगी सर। 4 लोग हैं सर। 4 लोग हैं सर, मेरा ख्याल है 4 लोगों की हद तक रिकवरी को एडमिट किया जाता है सर। मैं वही उसी पे आ रहा था कि 4 लोगों की हद तक आप रिकवरी कर लें। उनकी कर लेते हैं सर इसका जो एक एंगल है वो ये है कि डीजी साहब, सर रिकवरी एक होगी। मिनट सुन लें अगर आप इजाज़त दें कि सर चलें इनसे आप रिकवरी ना करें, लेकिन जिनसे दूसरे अस्पतालों में इसी बेस पे रिकवरी हो चुकी है तो फिर उनको रिकवरी वापस भी होनी चाहिए। रिकवरी होगी डीजी साहब। नेक्स्ट डीजी साहब 164। सर ये पेज नंबर 164 है। ऑडिट वाले जी साहब, मुझे जस्ट फॉर माय पर्सनल कंजम्पशन, आज तक कभी ये टैक्स वालों से आपको रिफंड हुआ है? सर बहुत मुश्किल काम है टैक्स रिफंड लेना। रिकवरी कभी हुई है? नहीं, एडजस्टमेंट रिकवरी रिफंड होती नहीं, है और रिकवरी भी नहीं होती है। ये पूछते फाइनेंस वाले कहते होती नहीं। रिकवरी का सर रिकवरी इस तरह नहीं होती, वो रिफंड होती है। रिफंड की अप्रूवल होगी ना, वो अप्रूवल होती है ना रिफंड होता है। बस वो सर नेक्स्ट पेज नंबर है 164 है, पैरा नंबर 19.4.2.59 सर, अनऑथराइज्ड पेमेंट ऑफ कन्वेंस अलाउंस टू द एम्प्लॉइज रिजाइडिंग इन द ऑफिशियल प्रेमिसेस। सर ये फाइनेंस की सर डायरेक्शन है कि अगर ऑफिशियल प्रेमिसेस में कोई रिजाइड कर रहा होगा तो उसको कन्वेंस अलाउंस नहीं पे होगा सर। 1.08 मिलियन की रिकवरी बनती है सर। ये मुझे ये बताएं कि जो कन्वेंस अलाउंस होता है उसमें लिखा जाता है कि यू हैव टू गो आउट ऑफ द ऑफिस? नहीं सर, आप एक मुझे दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर योर नॉलेज, वी मेंबर्स गेट अबाउट 600,000 रुपीज़ पर ईयर एज ये फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। ये मेरी मर्जी में एक महीने में खर्च करूं या एक दिन में करूं या साल में करूं, देयर इज नो सच दैट, बिकॉज इन 1988 उस वक्त हमें मिलते थे 25,000 रुपये। आई गॉट इट इन जुलाई, तो अगस्त में असेंबली टूट गई।
They said refund it. मैं कहा no, this is my prerogative to spend it. इसमें आपने उसको conveyance allowance दे दिया, whether he uses for personal use, जो भी है इसको, this should not be challenged. सर इट इज स्पेसिफिक और दूसरा फाइनेंस की सर, डायरेक्शन मुताबिक इट इज स्पेसिफिक सर। दूसरा चेयरमैन साहब आपको याद होगा ये पहले भी इस तरह का एक पैरा आ चुका है फैसलाबाद के हवाले से, तो उसमें भी हमने इसको सेटल किया था इस कन्वेंस अलाउंस के हवाले से, तो ये वही डिस्कशन दोबारा से ये हो रही है। जी जी सर इस केस में सर्टिफिकेट है। सर इस केस में सबमिशन ये है कि बड़ी एक फाइन लाइन नहीं, the issue is not this. Let's say मैंने कल भी ये बात की, you are not there. एक गवर्नमेंट ऑफिसर, लेट्स से डिप्टी कमिश्नर और एक कमिश्नर, उसकी एंटाइटलमेंट है, उसको गाड़ी मिलती है, कैंप पास मिलता है, बिजली फ्री है, हर चीज़ ही फ्री है। He gets a charge of chairman board. वो भी गाड़ी आ लेकिन जाती ये है, एक उसके रूल अलाउंसेस भी लेते है, हैं। एक रूल है जिसको जो रिजाइड कर रहा है उसको नहीं मिलता, जो मिल गया। सेक्रेटरी साहब वांट्स टू से समथिंग। सर इसके अंदर गुजारिश ये है कि एक फाइन लाइन डिफाइन इन्होंने ये की हुई है कि जी ये प्रेमिसेस के अंदर ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से इनको वहाँ पे कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, जबकि वाइस चांसलर साहब और डीन ने इसको सर्टिफाई किया हुआ है कि इनके जो प्रेमिसेस रेजिडेंस का है वो डिटैच्ड है फ्रॉम द हॉस्पिटल। ओके, तो जब वो ऑलरेडी है, इनकी सेपरेट बाउंड्री वॉल है, सेपरेट कुछ है, तो सर आई थिंक हमें इसको अलाउ कर देना चाहिए। और सर ये आई वुड ऐड ये पीएससी में सेटल्ड भी हो चुका है, माजी में ये पीएससी सेटल में करें सर इसको। थैंक यू सर। ये प्रिंसिपल लेट हमने पहले कर लिया था। नॉन रिकवरी ऑफ लेट डिलीवरी चार्जेस। जी सर। सर ये नेक्स्ट है पेज नंबर 167 है, नॉन रिकवरी ऑफ एलडी चार्जेस 12.6 मिलियन। इसमें सर जो रिकवरी हो गई और वो बाकी चीज़ें वेरीफाई हो गई, रिमेनिंग इज 1,73,633। बाकी सर वो एलडी भी कर ही लेंगे। जी सर, वो भी कर ही लेंगे। राइट सर हो जाती है, रिकवरी कर लें। इसके बाद सर पेज नंबर 171 पे सर ये भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का पैरा है। सर इसमें जो पीजी ट्रेनिंग्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स, जब इनको सर ये रिक्रूट करते हैं तो उनसे एक बॉन्ड फिल करवाते हैं कि अगर ये दरमियान में ये इन्होंने रिज़ाइन कर दिए, ये तमाम स्टाइपेंड वापस करेंगे। तो इनमें से काफ़ी सर पीजी ट्रेनिंग्स एब्सकॉन्डर हो गए 17, और इनकी मद में 6.17 मिलियन की सर रिकवरी इनसे ड्यू है। इसमें से जो लेटेस्ट पोजीशन है सर 1.1 मिलियन की रिकवरी हमने वेरीफाई कर ली है, एंड द 5 मिलियन इज स्टिल पेंडिंग फ्रॉम पीजी ट्रेनिंग्स जो एब्सकॉन्डर हो चुके हैं। जी Explain that. नहीं सर, इसमें दिस इज वेरी सीरियस थिंग कि a person who has made an agreement or signed a Bond. this oath bond also, if he doesn't commit it, this is a criminal offence also. Sir. He should be proceeded criminally also, and recovery should be made for them. But they are misusing the hospital, everything. They use all the facilities. उसमें अपना नाम बनाते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं. They don't come back. So I think this is a very serious issue, and this, I would request the secretary to take a very serious note of it कि ये तो फिर मजाक ही बन जाएगा. लोग पैसे लेंगे, बाहर चले जाएंगे. आगे आप काफी कल भी किया, ब्रेन ड्रेन तो काफी हो गया है. जी सर। जी सर इसमें सबमिशन ये है कि पीजी ट्रेनीज को जो स्टाइपेंड है वो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है। अब अगर इस वक्त अचानक अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग करने से पहले ही अगर एक बंदा छोड़ के चला जाता है, तो देयर आर 2 वेज कि या तो वो वापस अगर सरकारी मुलाजम है तो किसी सरकारी मुलाजमत में चला गया होगा, फॉर एग्जांपल प्राइमरी हेल्थ से कोई बंदा ट्रेनिंग के लिए इधर आता है तो उसका रिकॉर्ड हमें अवेलेबल हो जाता है, हम उसको तौर पे फॉलो अप कर लेते हैं। लेकिन इफ़ समबडी हैज़ अवेल्ड दैट फैसिलिटी और उसके बाद ना वो किसी सरकारी नौकरी में नजर आ रहा है, ना वो कहीं पे उसका ट्रेसेबल भी नहीं है, But there is a way. दैट सर वो उसको या तो फिर इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए। नहीं there is a way. आप एक मिनट राणा साहब हल कर ले, पीएमडीसी को लिख के उनको रिवोक कर ले उनके लाइसेंस। वो रिटर्न सर लिख चुके हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। दैट इज द आंसर। लेकिन भागते आएंगे। लेकिन वो अभी इफेक्टिव नहीं हो पाई सर, जो इस तरीके से उनकी रिकवरी जिस तरीके से हम एक लेटर आप फिर और लिख दें, ठीक है सर। फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है 9th मई में डालें, आ जाएगा. वो सानू तो रोज ही लब लेंदे हो. नेक्स्ट ये भी कह रहा है इंशाल्लाह। नहीं सर, नहीं तुम ठीक कह रहे हो, कह ही नहीं सकते। एक नहीं लभदा, बाकी सारे लभ गए ने बॉर्डर एरिया दस रहे। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 175,
पैरा 19.4 में 11.42 सर स्प्लिटिंग का पैरा ये हायरिंग ऑफ सर्विसेज में 1.7 मिलियन खर्च किए गए थे और ये पेपरा पे नहीं गए थे, ना ही कोई एनुअल प्लान बनाया था और ना ही एडवर्टीजमेंट की थी सर। इसमें कोई एसी के बिल्स हैं और इस तरह के सर हैं नवंबर में सितंबर में। ये मेंटेनेंस है? जी सर मेंटेनेंस है सर ये। सर आई वुड सबमिट सर। मेंटेनेंस के लिए तो और एक मिनट ऑडिट, मुझे क्या पता है कि आज लाइट खराब हो जाएगी और मैं एनुअल प्लान में डालूंगा? क्या बात कर रहे हैं? दिस इज पॉइंट सर। इसमें एक चीज़ ये भी है कि सर ये एसी के है नवंबर में मामला हुए हुए हैं तो क्या नवंबर में हर एसी खराब हो जाता है? नवंबर में आपसे देख लें कि एसी के मामला हैं, नवंबर में ठंड होती है, ये बाकी मैनेजमेंट बताएगी सर। सर आई वुड सबमिट सर। दिस इज हाइट ऑफ इमेजिनेशन, एक हाइट होती है सर। इट इज एक्चुअल सर। आई वुड सबमिट सर। You believe in artificial ये intelligence में believe कर रहे हैं आप? सर व्हाई नॉट? Humble submission, सर लेकिन पेपरा के रूल्स हैं, हमने करने कंप्लायंस ऑडिट करना है सर। हम कोई फोरेंसिक ऑडिट भी नहीं करे, जो आपने रूल्स बनाए हैं कि उसकी वायलेशन होगी तो हमने आपके पास पेश करने ही करने हैं। डीजी साहब, अगर आप रूल्स अमेंड कर लेंगे तो सर हम ऑडिट बंद कर देंगे। बिल्कुल जायज है। आपने एक कंटेंशन बना ली, आपने एक एतराज बना लिया, लेकिन वो एतराज जब हम सब ने सुना है हमें शर्म आ रही है कि हम उनसे जवाब लें। सर अब ये भी तो 75,000 का ये सर नहीं सर ये 1.7 मिलियन का सर 1.7 मिलियन का पैरा सर। सर 17 लाख का पैरा है, 45 केसेस हैं सर छोटे छोटे जो कि रेंज करते हैं 11,800 से लेके 74,800 ऑल पर जो भी MNR का वर्क करवाया गया है वो पेपरा रूल्स के मुताबिक करवाया गया है। 45 रिपेयर केसेस हैं सर। रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है कि मशीन सारी फंक्शनल हो। ये छोटी छोटी सर मशीन्स हैं वो अब डिसफंक्शनल हुई है, उसको फौरी ठीक करवाना पड़ता है सर। इसमें जो रेंज है इसकी एक्सपेंडिचर की वंस अगेन सर आई वुड सबमिट के 45 केसेस हैं 45 और 11,800 से लेके 74,800 तक के सर केसेस हैं और 17 लाख का सर टोटल एक्सपेंडिचर है जस्ट इन ऑर्डर टू कीप ऑल द मशीन्स फंक्शनल। उनकी MNR का वर्क करवाया हुआ सर। एक मिनट, MNR के अलावा कोई और केस में इन्होंने पेपरा की वायलेशन की है? सर क्या इनका कोई मेंटेनेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ MNR का? ये भी पूछ लें। हाँ ये मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी हुआ है साइड बाय साइड। और ये मशीनें कितनी पुरानी हैं? सर मेंटेनेंस एग्रीमेंट तो जो बड़ी मशीन्स उनका होता है जैसे MRI होगी, CT हो गई, बड़ी मशीन्स का तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब ये सर ये छोटी मशीन्स हैं इसका तो सर डे टू डे बेसिस के ऊपर जब मशीन ख़राब होती है तो उसको फौरी हम वेंडर को बुलाते हैं और उसको प्रोसेस करके अंडर द पेपर रूल उसको ठीक करवा लेते हैं। पेशेंट की फैसिलिटेशन भी सर दैट इज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट सर, उसको भी हमें फोकस करना पड़ता है। तो सर वंस अगेन सर 45 केसेस हैं, ये छोटे एक केस नहीं है, सिंगल केस नहीं है, 45 केसेस हैं जो डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट एंड यूज़र से जो वार्ड्स के उनसे हमने रिसीव किए और उसको प्रोसेस किया अंडर पेपरा रूल उसको फाइनलाइज किया हुआ है। और वंस अगेन सर मैं बता रहा हूँ जो केस है ये रेंज करते हैं 11,800 से लेके 74,800 के दरमियान कोई बड़े केसेस नहीं है मैसिव नेचर के जो एक्सपेंडिचर हमने कर दी है और 45 केसेस हैं सर। साहब यू वांट टू से समथिंग? सर मैं इसमें ये तो चले एक बात है, इससे अदरवाइज मैं पूछना चाह रहा था कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वैसे तो तकरीबन तमाम हॉस्पिटल में लेकिन स्पेशली चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे जो मरीज़ जा रहे हैं उनके जो टेस्ट हैं ख़ास तौर पर CT स्कैन्स और MRI, तो उसके हवाले से क्या इनके पास जो मशीनें हैं वो सारी अवेलेबल हैं और सारी ठीक हैं, क्या फंक्शनल हैं? और उसमें अक्सर लोगों का ये शिकायत भी आती है कि उनको शायद बाहर जाना पड़ता है या सर विद योर परमिशन MD साहब अगर इस वाले विद योर परमिशन सर अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में CT स्कैन, MRI, एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एको मशीन्स, EEG, EMG समेत तमाम मशीनें फंक्शनल हैं। और जैसे अभी ये ऑडिट ऑब्जेक्शन भी लगा है, एक हमारे सर्विस लाइन कॉन्ट्रैक्ट्स है जो MRI, CT और इन बड़ी मशीनों के हैं, लेकिन बाकी छोटी छोटी मशीनें जिस तरह हमारे पास तकरीबन 100 वेंटिलेटर्स हैं। 100 वेंटिलेटर्स का तो एक बाय एंड लार्ज बना हुआ है, लेकिन उनके साथ छोटे छोटे मॉनिटर्स होते हैं जिसमें सिरिंज पंप होता है, इन्फ्यूजन पंप होता है, कार्डिक मॉनिटर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के नॉन इन्वेसिव मॉनिटर्स होते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मॉनिटर्स हैं उनकी जो ये जैसे अभी DF साहब ने फरमाया कि 11,000 से लेकर 70,000 रुपए के मुख्तलिफ टाइम पे, और आपने भी उसको नोट किया कि ये पूरे साल में 17 लाख रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है एक ऐसे बड़े अस्पताल के लिए जो कि तकरीबन
1 मिलियन से ज़्यादा मरीज़ों को आउटडोर फैसिलिटीज़ दे रहा है, 5 मिलियन को तकरीबन इंडोर फैसिलिटीज़ दे रहा है, और पैन पंजाब 6 करोड़ बच्चों की सालाना हाई टेक सर्जरीज, जिसमें BMT है, कॉकलियर इम्प्लांट है, कार्डिक सर्जरीज है, यूरोलॉजीज है, इस तरह की हाई एंड सर्जरीज कर रहा है। इसमें सर्दियों का थोड़ा सा जिक्र किया तो सर हमारे पास कुछ इन्वर्टर्स भी हैं, तो नवंबर में अगर कुछ मेंटेनेंस की गई है तो उन एसीज की कही गई है जिनकी सर्दियों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हीटिंग के सिस्टम को, गो के हमारे पास इंडोर ब्लॉक में HVAC सिस्टम काम करता है, लेकिन 3 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो इन्वर्टर एसीज तकरीबन 800 प्लस लगे हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस। चट्टा साहब का एक प्रिसाइज सवाल था कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर हॉस्पिटल एंड इट्स फैसिलिटीज जो आपके पास है? जी सर, ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली जो टेस्ट रिलेटेड हैं, ये CT स्कैन्स के वाले, MRI, बड़ी मशीनें, जी सर, मैं उसमें अक्सर हॉस्पिटल्स में ये देखा जाता है कि वो ख़राब हुई पड़ी हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स को रेफ़र कर रहे हैं और मेंटेन्स नहीं हो पा रही टाइमली। तो अभी जैसे आप खुद भी कह रहे थे, खुद भी अगर आप मुझे अलाउ करें, जी सर, बायोमेडिकल इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी के लिए सर हमारे पास जो हेडक्वार्टर्स में हमारा पूरा एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल है, जो कि हम डेली बेसिस पर अपने तमाम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की जो मेजर मशीनरी है, MRI, एंजियोग्राफी मशीन्स, CT स्कैन मशीन्स, लिथोट्रिप्टर्स, कैथ लैब्स, उनका हम स्टेटस लेते रहते हैं। ऑफ एंड ऑन मशीन्स ऑफलाइन होती रहती हैं, क्योंकि जब फंक्शन कर रही हैं तो मशीन के अंदर फॉल्ट्स आते रहते हैं। जिस तरह मेडिकल डायरेक्टर साहब ने फरमाया, हमारे जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब हम मशीन प्रोक्योर करते हैं तो कुछ टाइम उसके अंदर सर्विस वारंटी में आता है सर, और उसके बाद हम उसका एक एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कि वो हमारे साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट कर लें। सो अगर मैं आपको फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड इफ़ आई टेल यू कि मेरे पास मशीन्स का जो कल रात तक का स्टेटस है, उसमें MRI की मेरी 2 मशीन्स पूरे प्रोविंस के अंदर ख़राब चल नहीं रही थी, जिनमें एक मेयो हॉस्पिटल की थी और एक BVH भावलपुर की थी सर। तो मेयो हॉस्पिटल की आज वो फंक्शनल हो गई, ठीक है ना सर। इसी तरीके से कुछ मशीन्स हैं जो 10 साल से बियॉन्ड चली गई हैं, वो चलती हैं, कुछ दिन चलती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं। वो कल मैंने ऑनरेबल चेयर के सामने सबमिट किया था कि हमारा हम पूरा प्लान लेके गवर्नमेंट के पास गए हैं, चीफ मिनिस्टर के पास गए हैं, जिसमें हम बहुत सारा जो ओल्ड इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। सो हैविंग सेड दैट, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये जो इस वक्त हमारा फुल टाइम थ्रॉटल होता है हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारी कोई मशीन जो है वो नॉन फंक्शनल ना हो। अब ये प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर बात कर रहे हैं, उसमें कुछ लेवरेज इनके पास भी मौजूद है कि अगर 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक की कोई चीज़ रिपेयर करानी है तो क्या उसके लिए अखबार इश्तिहार देना ज़रूरी है, या कोटेशन की बेसिस के ऊपर भी कोई चीज़ ठीक कराई जा सकती है? क्योंकि मैं वहाँ पे टूर पे जाऊँगा तो मैंने डॉक्टर साहब से फ़ौरन पूछना है कि मशीन ख़राब क्यों, और मैं इनको कह के आऊँगा कि अगले 2 घंटे मशीन ठीक करो। ऐसे ही है सर, ठीक है ना सर। 2 घंटे मशीन ठीक करने का तरीका यही है कि मैं बाहर से बंदा पकड़ाऊँगा और अपनी फाइनेंशियल पावर्स के अंदर रहते हुए मैं उसको अर्जेंट बेसिस पे फंक्शन करूँ। मरीजों की ज़रूरत है। तो जिस तरह अभी डायरेक्टर फाइनेंस सर आपके सामने सबमिट कर रहे हैं कि क्यूमुलेटिवली ये 17 लाख की टोटल अमाउंट है सर। इस हवाले से जो 17 लाख की अमाउंट है, उस हवाले से जितना बड़ा हॉस्पिटल है और जिस तरह MD साहब बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स हम कैटर कर रहे हैं एक दिन में और एक महीने में, उस हवाले से तो इस अमाउंट को मैं नहीं समझता कि ये तो इसमें कोई इतना ये मसला नहीं है। ये तो कोई प्रोसेस, अगर इसमें कोई प्रोसेस ऐसा हुआ भी है तो नेक्स्ट टाइम चलें इसमें वो देख लें। मैं तो सिर्फ वो मशीन्स के हवाले से मेरे जहन में, क्योंकि वो बात की थी सर ने, तो उस हवाले से बात आगे निकल पड़ी। और सर आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ऐसे कह रहे हैं कि मशीन का सर ख़राब होना मसला नहीं है कि मशीन ख़राब हो गई है कि किसी हॉस्पिटल में जिस तरह आप बता रहे हैं मेयो में या किसी में, मसला प्रॉब्लम सर वहाँ पे ज़्यादा आता है पेशेंट्स को जब बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पर ख़राबी, देर तक महीना बंद पड़ी रही है इस तरह। मेरा उससे रिलेटेड सर से पूछना ये था कि क्या वहाँ पर जो मशीन्स हैं क्या वो सारी एक्टिव हैं, कोई ख़राब तो नहीं पड़ी हुई, और सारी अगर ठीक है और वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेशन मिल रही है टेस्ट के वाले से, उनको बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा, वो अकोमोडेट हो रहे हैं, बस ये था। जी सर, उसमें जिस तरह अभी सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं ना कि एक तो ये है कि डे टू डे कोई छोटी मोटी रिपेयर करनी, जिस तरह अभी DF साहब ने भी बताया। दूसरा जो सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि सर्विस लाइन एग्रीमेंट्स होते हैं, उनकी जो एग्रीमेंट्स की अमाउंट होती है उसमें आजकल पेंडिंग लायबिलिटी का एक बड़ा चर्चा है, तो उसमें हमें डेफिनेटली
डेफिनेटली बाकी अस्पतालों को भी होंगे, उसमें हमें चैलेंजेस ज़रूर आ रहे हैं कि जो CT स्कैन या MRI मशीन्स पहले 4 से 5 साल तक वो होती हैं, उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब एट द टाइम ऑफ परचेज, उसके बाद वहाँ से जब बाहर निकलती है तो एनुअल हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ रही होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसमें हमें डेफिनेटली चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जो डे टू डे मेंटेनेंस हो रही है वो डेफिनेटली हम अपनी जो रूटीन के MNR के पैसे उनमें से मेंटेन कर रहे हैं। चट्टा साहब कह रहे थे कि आपकी कोई मशीन खराब नहीं है। नहीं सर, इस वक्त कोई नहीं, कितनी कोई लाइबिलिटी आपके पास है? अभी आप कह रहे हैं कि हमें देना है उनको और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइबिलिटीज़ कितनी को आपकी पेंडिंग है अभी? सर हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है जिसमें मेडिसिन का हेड भी है और जो जी मशीन के हेड में सर हमारे पास तकरीबन 20 मिलियन होंगे। हाँ जी 20 मिलियन जो आपकी माइक्रोस्कोपिक 20 मिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं मशीन्स के वाले से। जी सर। तो अगर वो आपको उनको टाइमली पे नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनको बुलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम देते हैं। इस हवाले से जी इसमें हमें चैलेंज आता है, उसमें फिर हमें उनसे एट टाइम रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कभी वो मान लेते हैं, कभी वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जो माइक्रोस्कोपिक मशीन से आप ठीक होगी आपकी काम का? जी सर, वो हमारी जो हम चूंकि कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम को पूरे पंजाब में लीड कर रहे हैं, तो वो कॉकलियर इम्प्लांट का जो एक बल्ब था उस बल्ब की वजह से, चूंकि ये सर इतनी हाई एंड मशीन्स होती हैं कि वो बल्ब इंपोर्ट होना होता है, अब आ गया जी वो बल्ब आ गया है, वो कंपनी ने इंस्टॉल कर दिया और वो मशीन फंक्शनल हो गई है। ओके, बस सर यही पॉइंट मैं समझना चाह रहा था, तो उन्होंने बता दिया कि उनका वो 20 मिलियन साहब हैज अ रेजोल्यूशन और जी सर टॉकिंग ऑफ लाइबिलिटी, मेरी इसमें सबमिशन ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें क्वार्टर टू क्वार्टर फंड्स रिलीज कर रहा होता है 4 क्वार्टर्स में। अब चूंकि सेकंड स्टेटमेंट जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में फाइनेंस के सेक्रेटरी साहब तशरीफ रखते हैं, अब हमने सेकंड स्टेटमेंट सबमिट करनी है, तो वो जो लाइबिलिटी के हेड में मुख्तलिफ हमें हॉस्पिटल से डिमांड आई हुई है, वो हम मई जून से पहले इसको भी डिफरे कर देंगे। चलें सर, ये हमारी गुजारिश होगी पेरेंट डिपार्टमेंट से भी और ख़ास तौर पर फाइनेंस वालों से कि मरीज़ जो हैं वो बहुत ही जो है मुश्किल हालात में हॉस्पिटल्स तक पहुँचते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स तक, और आगे CT स्कैन और MRI के आगे बर्डन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बाहर से कराना महंगे होते हैं। तो अगर टाइमली उनको बजट मिल जाए करे, टाइमली मशीन्स ठीक रहें, ऑपरेट रहें, तो बहुत ही अच्छा हो जाए करें, लोगों को फायदा हो जाए। अभी हमने मशीनें तो पड़ी हुई हैं, अभी हमने 7 एडिशनल CT स्कैन मशीन सर आउटसोर्स की हैं, जिनमें हमारे पास लाहौर के अंदर 5 हॉस्पिटल्स के अंदर एडिशनल मशीन्स लग गई हैं सर, ऑपरेशनल हो गई हैं, वो भी हम सर माशाल्लाह बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। सर यू वांटेड टू से समथिंग? सर मैं वैसे तो मैं और राना साहब बैठे थे पहले मीटिंग से पहले, तो हम बहुत सारे मामलात में बड़े कुड़ रहे थे, तो मैंने कहा राना साहब हमारी किस्मत में अब कुड़ नहीं रह गया। अभी इसी से रिलेटेड मैं सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा चेयरमैन साहब उठा रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी मशीन ख़राब हो गई, तो मैंने देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जब मशीनें लाई जाती हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनको यकीन करें 20-20 साल छूता भी कोई नहीं है, ख़राब भी नहीं होती, ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि उनकी यूजेज भी कम है। नहीं सर, नहीं यूजेज बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनमें इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, गो यहाँ कुछ ज़्यादा होता होगा, अगर वो 20 साल चलती है तो यहाँ 10 साल चल जाए, यहाँ 2-4 साल बाद सेक्रेटरी साहब मशीनें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। रहीमयार खां शहर में हमारे शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, अच्छा उसमें मैंने देखा है कि मशीनें अक्सर ख़राब रहती हैं। अच्छा एक चीज़ को हम आंखें नहीं बंद कर सकते, एक तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें एक ऐसा सिस्टम वज़ा करना चाहिए, मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जी इसको देखा जाए कि ये क्यों ख़राब हुई है। अच्छा इसमें मैं कुछ और आगे बढ़ूँगा, इसमें तखरीबकारी का भी बड़ा अमल दखल होता है। इसमें हम हैं तो माशाल्लाह आपको पता है सारे, तो पहले अपना देखते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने अपनी मशीनें लगाई होती हैं उन्होंने अपने ही बंदे छोड़े होते हैं। आप तो अच्छी तरह ज़ाहिर हम चला रहे हैं माशाल्लाह, सारा पता है, तो मेरी गुजारिश ये है कि ये इसके लिए भी कुछ होना चाहिए कि इसको मद्देनज़र रख के जो इस हवाले से 2-3 साल में, या मैंने देखा नई मशीनें भी कई दफ़ा ख़राब कर देती और उनके बंदे छोड़े हैं सर बाहर, चेयरमैन साहब उन्होंने बंदे छोड़े हैं बाहर कि जी आप वहाँ आएँ, वहाँ हॉस्पिटल में आपको जो है ना आपकी एंजियो भी होगी, आपका CT स्कैन भी होगा, आपका एक्सरे भी अच्छा होगा,
तो ये चीज़ें जो है ना, इसको मद्देनजर रख के कोई अच्छा सा सिस्टम वजह करें जी। शुक्रिया सर बिल्कुल ठीक है सर, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि बहुत सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस इश्यूज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि हमारी मशीन्स जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड होती हैं या वो मशीनें ख़राब हो जाती हैं, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी उसी हॉस्पिटल के सामने दीवार क्रॉस करते ही बाहर लैब्स में मुसलसल बिजनेस चल रहा होता है। सो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दैट सर, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगी कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला से। सेक्रेटरी साहब, इन रेलेवेंस टू दिस पॉइंट जो उन्होंने मियाँ साहब ने उठाया, तो इसमें ये है कि जितने आपके प्रोफेसर्स हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जो इन बेन हॉस्पिटल्स बड़ों में, वेदर इट्स ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो भी हैं, ये ज़्यादातर काम जो है ना आउटडोर में बैठते ही नहीं है। साथ अपने जो ट्रेनीज होते हैं या सीनियर रजिस्ट्रार होते हैं उसको आते हैं और देखते हैं, करते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। मगर ये आफ्टर दैट जैसे एक वजह ख़त्म हुआ ही नहीं है तो पहले थोड़े बहुत देखे 8-10। काइंडली मेरा क्वेश्चन भी आ रहा है आपके पास कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कितने आउटडोर प्रोफेसर्स ने चेक किए हैं। I had got this question in 1994, एक प्रोफेसर प्रिंसिपल साहब थे, तो फिर डिपार्टमेंट लिखा था ही हार्डली विजिटेड OPD। आपका ये बड़ा है कि ये सारे डॉक्टर्स जो हैं ये 4-4 हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करते हैं, वट वेदर इज गायनिकोलॉजिस्ट, ये इस पे आपको बड़ी स्ट्रिक्ट नज़र रखनी चाहिए कि आप इनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस तो नहीं देते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो करते हैं बाहर जाकर, वही जो काम आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5,000 में होना आता है वो 2 लाख में कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द चेक ऑन दैट? आप देखिए ना, ये इन्होंने बड़ा रेलेवेंट पॉइंट बताया कि मशीनरी उनकी चलती है, सब कुछ लेके जाते हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल ऑफ द प्रोफेसर्स, मैं सबको तो नहीं कह सकता, बट दे आर मिंटिंग मनी या दे डोंट इवन हैव टाइम टू स्पेंड गो फॉर इवन ए डिनर, और वो उस पर लगे होते हैं रात 12-1 बजे तक, और 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस हो गई है, और एक ग्रुप बन गया जी 25,000 फीस है, सारे टेस्ट होंगे। और आपके हॉस्पिटल को थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, क्योंकि ये लेबॉर्ट्रीज में जो टेस्ट है, विदाउट दिस टेस्ट आप किसी को ये कोई दवाई नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, मगर वो जो है उधर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप। तो इस पर यू हैव टू हैव ए वेरी मतलब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू। ये देखिए ना, आप अगर मेरे पास एक मजदूर आदमी है, कल भी एक क्वेश्चन था, यू आर गिविंग 8,000 रुपीज़ टू दिस ये स्कूल के जो टेकर्स हैं, कैसे सर्वाइव करना है? 5,000 बीमारी तो सबको है, और आपकी जो डायबिटीज़ का है, डायबिटिक इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट द मोस्ट, फिर आपके ऑन्कोलॉजी का आपने कल खुद आप बात की थी। तो जितनी ये बढ़ रही हैं, मतलब यू मस्ट हैव ए प्रॉपर ब्रीफिंग ऑन दैट कि प्रोफेसर सारे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फीस लें, मगर कोई खुदा तरसी भी करें, कोई 10 मरीज़ मुफ्त भी देख लिया करें। ठीक है, टू इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी एंड द ऑफिशियल्स के गिलानी साहब हैज़ टू लीव समवेयर, सो आई विल बी शेयरिंग द मीटिंग इन हिज एब्सेंस। सो राणा साहब, आपका पॉइंट इज़ वेल टेकन ऑन बोर्ड। तो अब कमिंग बैक टू दिस पैरा नंबर ऑन पेज 175, इसको फिर सेटल की तरफ कर दिया जाना चाहिए। जी जी सर, ठीक, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है जी। ठीक, audit after the opinion of the members stands settled this para. Okay, thank you sir. Thank you. नेक्स्ट सर पेज नंबर 178 है सर, पैरा नंबर 19.4.13.6। सर इसमें ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने मेडिसिन प्रोक्योर की थी 1,75,00,000 की फ्रॉम 5 डिफरेंट वेंडर्स। सर मेडिसिन जो सप्लाई की थी गंगाराम में सिमिलर वेंडर्स ने सर वो सस्ती सप्लाई की थी, और उसका कॉस्ट डिफरेंशियल बनता है सर 5.48 मिलियन, 54 लाख रुपए महंगी मेडिसिन सप्लाई की थी। अब इसमें सर ये होता है कि जब ये मेडिसिन ये परचेज करते हैं तो इनको रेट एनालिसिस भी देखना चाहिए और मार्केट का ट्रेंड भी देखना चाहिए। साइड बाई साइड ये सर्टिफिकेट लेते हैं सर ये वेंडर से, सप्लायर से, कि आप कहीं भी महंगी मेडिसिन सप्लाई नहीं करेंगे। सर ये मेडिसिन सप्लाई की गई मई 2021 में, उसके बाद सर 1 साल का सर बीत गया, उसके बाद कुछ इन्होंने रिकवरी की है उन कंपनियों से, लेकिन ये मैं बताता जाऊँ कि वो जो रिकवरीज हैं सर वो भी एक क्लियर नहीं है, क्योंकि चालान जो उन्होंने हमें सबमिट किए हैं उसमें 2 डेट्स डली हुई हैं, 2 मोहरें लगी हुई हैं, और उसमें ये भी नहीं वाजे हो रहा कि ये किस मद में प्रॉपर रिकवरीज हैं। एक तो सर ये कि जब इनको इन्होंने खरीदारी की, प्रॉपर विजिलेंस एक्सरसाइज नहीं की, और दूसरी जो है सर वो रिकवरी भी 1 साल के टाइम लैग से हुई, वो तकरीबन 50 लाख रुपए, और उसमें भी सर कॉस्ट ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है। ये सर हमारा पैरा बेसिकली।
सर आई वुड सबमिट सर, इसमें सर 5 फर्म्स इन्वॉल्व हैं सर, जिन जो सर 3 फर्म्स हैं उनसे हमने 44,30,000 रुपये सर रिकवर किया है। अच्छा। और सर जो 4th फर्म है फ्रंटियर डेक्सट्रॉ सर, इससे सर रिकवरी बनती नहीं है सर, क्योंकि ऑडिट का अपना कंपैरिजन ही गलत है सर इसके ऊपर। हमने जिस रेट के ऊपर इनसे वो नॉर्मल सलाइन ख़रीदा है वो है 38 रुपये 37 पैसे, इन्होंने 38 को सर 83 लिख दिया। ओके, वो रेट बढ़ा दिया सर। तो ऑडिट इज इट, डू यू एक्सेप्ट दिस क्लैरिटी? चलिए सर, वो तो एक्सेप्ट करते हैं, 8 लाख का फर्क पड़ गया, बाकी रिकवरी तो बाकी है ना सर 44,30,000 रिकवर्ड है सर मैं काइंडली सर मुझे सबमिट करने दें सर। 44,30,000 रिकवर्ड है सर। 7,79,400 जो फ्रंटियर डेक्सट्रॉ जिसका रेट इन कंपैरिजन गलत किया सर, वो रिकवरेबल नहीं है सर, जाहिर है सर। ओनली 2,73,000 रिकवर सर रह गई है रिकवरी, जो विच इज अंडर प्रोसेस सर। ICI फाइनेंस, कैन यू प्राइस ऑन द एरर प्लीज? ये वेरिफिकेशन करके सेटल करते हैं कि मोस्टली रिकवरी हो चुकी है। जी जी सर, हमारा पॉइंट सिर्फ रिकवरी का नहीं, मैंने फिर अर्ज करता हूँ कि हमारा पॉइंट है प्रॉपर विजिलेंस जो है वो नहीं सर्व की गई ड्यूरिंग परचेजिंग। और सर जो रिकवरी भी हुई है, अगर हुई है तो वो सर 1 साल का टाइम लैग इन्वॉल्व है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप उसमें वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं ऐड करेंगे और इन फर्म्स को पेनलाइज भी नहीं करेंगे और उस मैनेजमेंट को पेनलाइज भी नहीं करेंगे जिसने ये प्रोक्योरमेंट की। सर दोबारा रिपीट करिएगा अपना पॉइंट प्लीज सर दोबारा। हमारा ये पॉइंट है कि जिस टाइम इन्होंने परचेजिंग की उस टाइम ये इन्होंने महंगी दवाइयाँ खरीदी, सेम फर्म ने गंगाराम हॉस्पिटल को सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड की। अभी ठीक जो है बात कर रहे सर, थे। तो जब ये परचेज करता है जो ऑर्डनरी विजिलेंस इस्तेमाल करनी होती है एज ए मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस, वो इन्होंने नहीं की। उसके बाद सर मई में हमने इनको ये पैरा इंटीमेट किया और तकरीबन 1 साल बाद रिकवरी हुई सर इसी अमाउंट की, चाहे 50 लाख है चाहे 5 करोड़ है सर, तो वैल्यू ऑफ मनी होती है। किसी फर्म को किसी किस्म की पेनलाइजेशन नहीं हुई, पेनलाइज भी नहीं किया गया और इनमें अपने एंड पे भी कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं की जिस प्रोब के जिसे पता लगेगा हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर इरेगुलरिटी। ये हमारा पॉइंट। और सर तीसरा जो चलान हमें सबमिट किया है, इट इज़ नॉट क्लियर, यू कैन सी दैट कि 2-2 डेटें 2-2 स्टैंप्स लगी हुई हैं, ये भी नहीं पता लगा किस मद में रिकवरी हुई है। तो आपके कहने का मतलब है कि फंड रिकवर हो गए हैं, वो मसला नहीं है। वी आर नॉट वो श्योर। 1-2 अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 44 लाख रुपया करा दिया, सिर्फ 2 लाख रुपया तकरीबन रह गया। सर आई हैव सबमिटेड द चलान फॉर्म टू द चेयर, वो आप देख सकते हैं कि आप उसको आप मैं तो वेरीफाई नहीं कर सकता। सर हमने वेरिफिकेशन ऑफ TO दी है सर। एक सेकेंड, चट्टा साहब, ये जो चलान फॉर्म मुझे दिया गया मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, ये ज़रा चट्टा साहब को भिजवाएं। और इफ एनी अदर मेंबर वांट्स टू सी, सेक्रेटरी साहब को भी दें ज़रा कि फिक्टिशियस चलान फॉर्म सबमिट हुआ है। अगर फिक्टिशियस चलान फॉर्म सबमिट बेशक इवन फॉर 1 रुपी मॉनेटरी वैल्यू हुआ है, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, सो देयर इज़ अ क्राइम बिहाइंड इट, देयर इज़ इल इंटेंशन बिहाइंड इट। और उस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ एंड आई रिक्वेस्ट कि आफ्टर टेकिंग द ओपिनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी वी शुड रिकमेंड इट फॉर prop. अगर if it is a fictitious चलान तो इसकी अब हम वी अप्रिशिएट यू फॉर द रिकवरी, यू डिड गुड जॉब, उसमें हम आपको इनकरेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बट वी आल्सो वांट यू टू कैरी आउट इंटरनल प्रॉप एज वेल। वी विल नॉट रेफर टू एक्सटर्नल प्रॉप, इंटरनल प्रॉप आप कमेटी बना दें। चलान के हवाले से सर ये क्या ये हॉस्पिटल वाले कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें कुछ कि ये हॉस्पिटल अपनी प्रैक्टिसेस को टू प्रमोट द गुड प्रैक्टिसेस इन द फ्यूचर एज वेल, कि ताकि आपके ये लोकल फ्यूचर में ये इधर दिखा दो जी। मेरी गुजारिश ये है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो फिक्स होनी चाहिए। ये क्यों महंगी दवाई खरीदी गई? सर बिल्कुल ठीक है सर, उसको भी प्रोब कर लेते हैं। ठीक है सर प्रोब कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक जनरल मेरा कमेंट होगा विच शुड नॉट बी टेकन एज ऑन अ रिकॉर्ड कि ये नॉर्मली हॉस्पिटल्स अपनी सेपरेट प्रोक्योरमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही होती और हर हॉस्पिटल को मुख्तलिफ रेट्स कोट हो रहे होते हैं। जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप ड्यू डिलिजेंस करें कि अगर साथ वाले हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिसिन ए जो है वो 2 रुपये की मिली है तो आपको 3 रुपये की क्यों ऑफ़र हो रही है? अगर ऑफ़र हो रही है तो उसमें निगोशिएट किया जाना चाहिए और उसको कम होना चाहिए। ये बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सर अगर कोई फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है तो इसका हम प्रोब कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। सर आई वुड सबमिट सर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन सर, TO से वेरीफाइड है, प्रॉप कमेटी की अगर बन जाती है सर हम प्रेजेंट कर देंगे। प्रोब कर वी आर कॉन्फिडेंट सर।
नेक्स्ट है सर पेज नंबर 181 है सर, ये भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का पैरा 19.4.14.8 सर, इसमें 1.357 मिलियन की मेडिसिन प्रोक्योर की गई थी, लेकिन सर ये बाद में पता लगा जब डिटेल्स वगैरह कहें कि मेडिसिन बहुत सब स्टैंडर्ड एंड मिस ब्रांडेड। इसके बाद सर ये मामला रेफर हुए थे, ड्रग कोर्ट तक भी गए हैं और कुछ कंपनीज को सजा भी हुई है सर। इसमें हमारा कंटेंशन ये थी कि एक तो फर्म ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए एंड द सिक्योरिटी शुड बी फोरफिटेड, क्योंकि मिस ब्रांडेड भी हैं सर और सब स्टैंडर्ड भी हैं। आई वुड सबमिट सर। सर इसमें दो मेडिसिन इन्वॉल्व हैं सर। पहली मेडिसिन सर है इंजेक्शन सोलोमिड्रोल सर, इसके अंदर DTL में ये मिस ब्रांड हुआ। मिस ब्रांडिंग मीन सर कि उसका जो पैकिंग था उसके अंदर इशू था। मेडिसिन हार्मफुल नहीं थी पेशेंट के लिए सर, ये काइंडली मेरी इस गुजारिश को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि मेडिसिन वाज सेफ फॉर द पेशेंट, लेकिन उसकी पैकिंग के अंदर इशू था, मिस ब्रांड हुई सर। वार्निंग इशूड बाय द PQCB बोर्ड सर, और प्रोडक्ट फिर अकॉर्डिंगली फिर बाद में यूज़ हो गई और पेमेंट हो गई है सर। इसको सर SDSC ने सेटल भी कर दिया था, जो हमारी SDSC की मीटिंग हुई थी उनको दिखा दिया था इसके अंदर, और ये 1.2 मिलियन की जो परचेज थी जिसके अगेंस्ट हमने पेमेंट की वो SDSC ने सेटल किया हुआ है सर। वो सर वेयर सेकंड जो इंजेक्शन है परजनीज, इस मामले में जो है ना ये सब स्टैंडर्ड हुई है, दिस इज रिस्की फॉर द पेशेंट। और उसके बाद मामला PQCB में गया, देन उन्होंने केस को फिर ड्रग कोर्ट में सर रेफर किया, और ड्रग कोर्ट के साथ डिसीजन आ गया। उसके अंदर उन्होंने हर पार्टनर को, 4 पार्टनर थे, 80,000 पर पार्टनर विद वो सज़ा भी दे दी है सर। फर्दर मोर सर, अब सर का सर ये है कि इसके ऊपर आपको इनको ब्लैकलिस्ट भी करना चाहिए था, प्लस आपको इसकी CDR भी लेनी चाहिए थी सर। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी की मेडिसिन मिस ब्रांड या डिक्लेयर्ड सब स्टैंडर्ड होती है तो वो उतनी वैल्यू की मेडिसिन अस्पताल को फ्रेश स्टॉक देगा। 1,35,000 सा टोटल इन्वॉल्व है। 1,35,000 का फ्रेश स्टॉक तो कंपनी ने नहीं दिया हमें, लेकिन हमने सर CDR से जब्त कर लिया सर उसका। 1,35,000 सर मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, ये 1,35,000 टोटल रिकवर्ड हमसे सर। नहीं पर जी ये तो बेसिकली योर एग्रीमेंट इज नॉट राइट। अगर कोई सब स्टैंडर्ड दवाई देता है और उसको आप कहते हैं कि जी वो रिप्लेस कर देगा, जी जी, तो इज दिस राइट? How do you justify that? सर इसमें सब स्टैंडर्ड जो दवाई देगा सर, उसको पेनलाइज अगर आप नहीं करेंगे तो वो तो कोई भी सब स्टैंडर्ड आपको दे के बाद में रिप्लेस कर देगा। ये मैं भी सर इसमें चॉइस साहब की पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ कि सर जो मेडिसिन है ख़ास तौर पर अगर कोई कंपनी आपको एक्सपायर दे रही है, सब स्टैंडर्ड दे रही है, तो हमें उनको एग्जांपल बनाना चाहिए ताकि ना कि वो खुद दोबारा से और कोई और कंपनी भी हॉस्पिटल को, गरीबों को गलत मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। इसको सर हमें बड़ा सख्ती से देखना होगा। और इसमें बिल्कुल सर, इस पर देखें कोई टॉलरेंस नहीं है कि जहाँ पर सवाल आता है कि लोगों की सेहत का, वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि आप सब स्टैंडर्ड मेडिसिन दे रहे हैं। या बहुत सारे केसेस ऑलरेडी इस तरह के हुए हुए हैं कि इस तरह की मेडिसिन से बहुत सारे लोगों की, या एक्सपायर मेडिसिन से, या उनके सॉल्ट ऊपर नीचे होने से कितने लोगों की मौत हो चुकी है वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर मेरा ख्याल है इस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए सेक्रेटरी साहब। बिल्कुल, और कितनी जाने गई है। एक अगर गुजारिश ये कि जी सर, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ सर कि अभी ये जो डायरेक्टर फाइनेंस बता रहे हैं कि ये मेडिसिन सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुई DTL के स्टेज के ऊपर, मतलब है एक जिस वेंडर को आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसने जो मेडिसिन देनी होती है वो उस वक्त तक ह्यूमन इंटरेक्शन उसका नहीं हो सकता जब तक कि उसको ड्रग टेस्टिंग लैब उसको क्लियर ना करते सर। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है सर कि हर साल प्रोक्योरमेंट में मेडिसिन DTL में भेजी जाती हैं, वहाँ से कुछ बैचेस क्लियर हो जाते हैं, कुछ बैचेस फेल हो जाते हैं। वो फेल होने की सूरत में उसने अपने उस बैच को रिप्लेस कर दिया। डेंजरस कंपोनेंट मैडम वहाँ पे आता कि अगर खुदा ना खास्ता DTL से भी फेल हुई मेडिसिन को हॉस्पिटल के अंदर रख के एडमिनिस्टर कर दिया जाता तो हम समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैलिड है, इसको एग्रीमेंट के अंदर ज़रूर फैक्टर इन करना चाहिए कि अगर आपका एक ख़ास परसेंटेज ऑफ बैच जो आपसे प्रोक्योर किया गया अगर वो फेल होगा तो उसको आइंदा फ्यूचर में किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट के साथ उसके साथ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए। सो सर उसको मिसाल बनाना चाहिए सर, सिर्फ ये नहीं, उसको मिसाल बनाना चाहिए। पर मुझे 100% वैसे यकीन है कि जो इसमें बहुत सारी सब स्टैंडर्ड जो मेडिसिन है ना वो यूज़ भी होती है, वो जो पकड़ा जाता है ना
तो वही जब हम देखते हैं तो पकड़ा जाता है, अदरवाइज चीज़ें बहुत सारी जो खराबी की तरफ होती हैं। थिंकेबल सर के DTL से पास हुए बगैर मेडिसिन हॉस्पिटल में आ जाए सर। अच्छा सर, इसमें मैं सर, अगर मेरा एक आम चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा इसमें। गुजारिश ये है कि एक जो भी आपका मतलब मेडिसिन प्रोवाइडर है उसने आपको सब स्टैंडर्ड मेडिसिन दी, इसका मतलब है उसने एक जुर्म तो किया है ना सर। देखिए DTL से आप 100% जितनी भी पैकिंग है सारी तो चेक नहीं करते, ऐसे ही होगा ना, रैंडमली चेक होता होगा ना। अब जो वो सब स्टैंडर्ड अगर वो रैंडमली चेक नहीं होता और आगे चला जाता है, जो ऑनरेबल मेंबर ने एक सजेशन दी है कि अगर आप उसको मिसाल बना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। उसने एक एक्ट तो किया है, उसने प्रोवाइड तो कर दिया आपके हॉस्पिटल को। अगर खुदा न खास्ता वो चेक ना होती, DTL से पास हो जाती किसी भी तरीके से, अगर वो मेडिसिन पेशेंट तक चली जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। उसमें आप लोग भी सावधान है, हम लोग भी, सब इसको तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना सर। प्लीज़। मैंने एक कुछ अर्सा पहले असम्बली में मैंने एक क्वेश्चन भी रेस किया था कि कुछ नहीं, काफ़ी सारे पेशेंट्स की, आई थिंक हार्ट पेशेंट थे वो, उनकी अमवात हुई थी बहुत सारे पेशेंट्स की ड्यू टू जो जवाब आया कि सॉल्ट कोई ऊपर नीचे हो गए थे। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये इतना आसान है कि सॉल्ट ऊपर नीचे हो जाएं और वो चीज़ें मार्केट में आ गई, हॉस्पिटल्स में आ गई, हॉस्पिटल्स ने आगे से पेशेंट्स को दे दी, उनकी अमवात हो गई, क्या ये इतना आसान है कि इस तरह से, और फिर जवाब दे दिया गया कि जी उनको कॉम्पनसेशन दे दी गई या फलां कर दिया गया? ये तो बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती इस चीज़ की। आप काइंडली ज़रा इस पर सर मुझे बता दीजिए कि इसके लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया, आपको कैसे पता चलता है कि सॉल्ट इनके ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, या इनको पेशेंट्स तक जाने से पहले किस तरह से इनको पास कहाँ से किया गया? मैडम इसमें DTL ही हमारे पास, ड्रग टेस्टिंग लैब ही हमारे पास एक फोरम है जहाँ पे मेडिसिन जब भी प्रोक्योर की जाती है वहाँ पे बैचेस भेजे जाते हैं। जब तक वो बैच क्लियर नहीं होता वो उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। आप प्रॉब्ली यू आर रेफरिंग टू PIC का पुराना केस जिसमें कि एक सब स्टैंडर्ड मेडिसिन आई थी, प्रॉब्ली उसकी प्रोब और बहुत क्रिमिनल किस्म की एक्टिविटी हुई थी। वो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ 2010-11 का आप जिक्र कर रही हैं जी। तो वो मैं जो उसके दोबारा रिपोर्ट देखनी पड़ेगी उसके ऊपर क्या एक्शन लिए गए हैं जी। आई विल कम बैक टू यू विद दैट कि क्या उसके अंदर स्पेसिफिक होते, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस उस ज़माने में हुकूमत ने लिए थे अगेंस्ट पर्टिकुलर जो कंपनीज थी और सिमिलरली जो ऑफिसर्स जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व थे जी। मगर सेक्रेटरी साहब, आई एग्री विद दैट कि आपने कहा कि वो आपके पास इसकी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री टाइप है। वाई इज इट सो कि लेट्स से टाइलेनॉल जो आती है वहाँ से, उसका और आपकी यहाँ की मेडिसिन में इतना क्यों फ़र्क आता है? तो आप टाइलेनॉल ले लें तो यू आर कंफर्टेबल, अगर आपकी यहाँ से दूसरी उसकी जो रेलेवेंट हो वो लें तो वो नहीं होती। वाई इज द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी इन द मेडिसिन? इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन, मेरे लिए शायद इसको जवाब देना सरदस्त मुमकिन ना होगा। आई एम ऑल्सो नॉन टेक्निकल। मैं तो वैसे देखा है कि मतलब जो भी है ना कि नॉर्मली हम कहते हैं ये सर दर्द की वहाँ से मंगवा लें, ये पैरासीटामोल टाइप जो भी, मगर इफ़ यू टेक दिस वन टाइलेनॉल यू आर कंफर्टेबल। तो सर व्हेन यू डोंट हैव ए प्रॉपर, एज द ऑनरेबल मेंबर हैज पॉइंटेड आउट, कि आपकी जो सॉल्ट्स का ही हो जाए, थोड़ा सा सॉल्ट नीचे ऊपर नीचे हो जाए, यू कैन बी जस्ट इन द अदर वर्ल्ड। चलिए, कमिंग बैक ऑन टू दिस पैराग्राफ, हम दो चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि नंबर वन, आप जो रिमेनिंग रिकवरी है वो अगर वेरीफाई हो जाए ऑडिट तो टू द रिकवरी पार्ट इसको कर लें। लेकिन सेक्रेटरी साहब हैज़ ऑलरेडी गिवन वेरी वाइज इंस्ट्रक्शंस कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने एग्रीमेंट, वी एक्सपेक्ट कि आप, हम वी आर एडिंग इन टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग एज वेल दैट यू विल एडिट योर एग्रीमेंट, और इसको जो इसकी जो कॉग्निजेंस और इसकी जो पेनल्टीज हैं उनको आप जो है वो इम्प्रूव करें। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। और सारे मेंबर्स की इसमें बड़ी क्लियर रिजर्वेशंस हैं कि ये बड़ा हसास मामला है और उसमें DTL की स्टेज तक जाना ही नहीं चाहिए। आप उन वेंडर्स को शुरू से शॉर्ट लिस्ट करें जिनकी अच्छी रेपुटेशन नहीं, और पेनल्टीज भी सख्त करें। इसमें सेक्रेटरी साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर सेटलमेंट ऑफ दिस पैराग्राफ। जी जी ये किस तरह से? ऑनरेबल चेयर सर, मैं थोड़ा सा जी रिक्वेस्ट आपका पॉइंट भी नोट हो गया। आप सर, यहाँ होता ये है सर कि एक ही बंदे की 20-20 कंपनीज बनती है, हॉस्पिटल को भी पता होता है। एक ही बंदा होता है सर, मैं हूँ, मेरी 20 कंपनीज हैं, मुख्तलिफ नामों से। एक अगर बैन हो गई या उसको जो भी सज़ा छोटी मोटी हुई है वो दूसरी कंपनी, तीसरी, यानी 20 कंपनी जिसकी हैं,
असल में तो जो लोग हैं, जो ओनरशिप है जिन लोगों की, उनको खाली कंपनी को नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को भी करना चाहिए। ठीक, valid point. Okay, director should be held responsible as well, not the business entity. That is the very valid input of the honorable member. So in the future, if when you upgrade or edit your agreement, please make sure that directors should be criminally prosecuted. इसमें सर ऐसा है, मैं सॉरी जी, अगर इजाज़त तो ये it shouldn't be just children hospital, it should be across Punjab. Every hospital should follow this. सबके लिए, क्योंकि this practice, if substandard दवाई दे के फिर उसको replace करना, I don't think that is very wise. थोड़ा सा प्री क्वालिफिकेशन स्टेज पे देख लिया करें कि उस बिजनेस जिस कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं उसकी आजकल तो SCCP से डायरेक्टर सर्च आ जाती है कि इसके पास कितने दूसरी कंपनीज में ये शेयर होल्डर या डायरेक्टर है, तो वो आपको सारी उस बंदे की सारी कंपनीज का पता चल जाएगा। अगर एक बंदे ने 10 ब्रांड या 10 कंपनीज की हैं तो SCCP आपको वो फॉरेन इन्फॉर्मेशन दे देगी। इट्स नॉट रॉकेट साइंस नाउ डेज, पब्लिक इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी, जैसे कोई बैंक फोन कर जाता है जी, हाँ उसी तरह। हाँ बिल्कुल ठीक। नहीं, सेक्रेटरी साहब ने इस पे अपनी दे दी है, तो वे अगर आप लोग फिर इसको सेटल कर देते हैं विद द ऑब्जर्वेशन के ये अपने एग्रीमेंट बेहतर कर लेंगे और रिमेनिंग रिकवरी कर लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू सर। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 184 है, ड्राफ्ट पैरा नंबर 19.4.17.6 मेडिकल इक्विपमेंट वाज परचेज्ड सर फॉर 34.8 मिलियन सर। इसमें सर LC ओपन हुई थी, तो ऑडिटर कंटेंशन है ये कि LC सेटलमेंट अकाउंट नहीं हमें दिया गया, जिसे पता लग सके LC अगर लेट ओपन हुई थी उसकी वजूहत क्या थी, क्या डैमेजेस पड़े थे, सप्लाई आई थी नहीं की, वो उसकी वजह से हमें LC सेटलमेंट अकाउंट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम इसमें प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे। जी सर, सॉर्ट ऑफ सर very serious issue. Sir, I would submit, sir, during the phase of verification, all record was produced to the audit, sir. और सर इसके अंदर 2 मशीन्स हैं सर, हार्ड लंग मशीन है और एक पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक ड्रिल है सर। Whereas sir, first instrument is concerned, sir, there is no delay in the opening of LC, sir. 13/7/2021 को सर ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और LC ओपन 29/7 को हो गई है। सो देयर इज़ नो डिले इन द ओपनिंग ऑफ LC। रेस्ट ऑफ दी सर जितने भी ऑर्डर ने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं हमने उसका पॉइंट वाइज रिप्लाई दिया हुआ है सर कि तमाम इक्विपमेंट जो रिसीव हुआ है वो एज पर स्पेसिफिकेशन हुआ है, उसकी स्टॉक रजिस्टर एंट्री की गई है, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हुई है एंड देन यूटिलाइज हुआ है सर। Audit, can you verify these things? सर वी कैन वेरीफाई 28 फरवरी 2025 को सर प्री PSC हुई थी, उसमें भी यही डिसाइड हुआ था कि ये पॉइंट वाइज रिप्लाई देंगे, वी विल वेरीफाई इट एंड सबमिट टू यू। ऑलराइट सर, जी बिल्कुल सर, राइट सर, STP कर दें जी, राइट सर, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू सर। नेक्स्ट सर पेज नंबर 186 है सर, राइट नेक्स्ट प्लीज। पेज नंबर 186 है सर, 19.4.17.16 पैरा नंबर। सर इसमें फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी का मामला है, मुकम्मल सप्लाई मेडिसिन की नहीं की गई थी लेकिन पार्टली सिक्योरिटी फोरफीट की गई थी। ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आपने किसी फर्म ने सप्लाई नहीं दी तो सिक्योरिटी उसकी मुकम्मल फोरफीट होनी चाहिए सर। सर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सर, थैंक यू सर। इस पे सर सर हमारा एग्रीमेंट वोकल है इसके ऊपर सर। फर्स्ट सर पॉइंट ये है कि ये कोविड का ज़माना था सर, रॉ मटेरियल के ऊपर आपको पता है इश्यूज़ थे, इंपोर्ट के ऊपर इश्यूज़ थे, देन सप्लाईज़ के ऊपर इश्यूज़ थे, वेंडर के पास स्टॉक जो नहीं था, तो सर जो एग्रीमेंट है हमारा वोकल है सर। इसके अंदर सर वेंडर्स टोटल 4 हैं सर, इन्होंने टोटल फुल डिफ़ॉल्ट नहीं किया, पार्शल डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट को सामने रखते हुए एग्रीमेंट के मुताबिक जितनी उनका रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट है उतनी हमने परफॉर्मेंस गारंटी सर जब्त कर ली है, फोरफीट कर ली है सर। सर इफ़ यू अलाउ मी सर, मैं रेलिवेंट क्लास ऑफ एग्रीमेंट भी पढ़ देता हूँ सर। सर इसमें कितनी आपने अमाउंट में बताएंगे कि कितनी फोरफीट की है? सर टोटल जो रिकवरी 1,28,339 रुपये। सर देखें पहला वेंडर सिर्फ उसका डिफ़ॉल्ट रेट है 0.74%। वो सर सारी सप्लाई उसकी आ गई है, पर माइनर सा उसका पार्ट नहीं हुआ, तो पूरी CDR जब्त करना भी तो सर इनजस्टिस विद द वेंडर है मेरे ख्याल से फिर। और सर एग्रीमेंट हमारा वोकल है सर इसके ऊपर। सर ये एग्रीमेंट में तो ये नहीं हमने चेक किया क्लॉज, लेकिन ये बताता जाओ सर जहाँ भी ये प्रैक्टिस है, जितनी भी बिजनेस हो रहा है, जितनी सप्लाई हो रही है, जहाँ भी जो वेंडर है वो डिफ़ॉल्ट करता है उसकी मुकम्मल सिक्योरिटी जब्त होती है। मेरा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, सर पूरी दुनिया ने कोविड
आप देख लें ठीक so this should stand for settlement. Thank you sir. नेक्स्ट सर पेज नंबर 190 है, पैरा नंबर 19.4.22.8 सर ये एफडी की डायरेक्शंस हैं, फाइनेंस डिवीजन की डायरेक्शंस हैं कि आप कोई भी कमर्शियल अकाउंट नहीं खोल सकते अनलेस कि एफडी की प्रायर अप्रूवल हो। तो इन्होंने सर ये एफडी कमर्शियल बैंक में अपने विड्रॉल करा के एसडी अकाउंट से पैसे रखे विदाउट द अप्रूवल ऑफ एफडी, और ये अमाउंट बनती सर 20 मिलियन की सर। सर मैं अवॉर्ड सबमिट सर ये सर हमें सर कोविड फंड के सर कुछ पैसे हमें रिलीज़ हुए थे सर, और जो रिमेनिंग बैलेंस था सर वो अकाउंट में पड़ा हुआ था सर, और 63,59,952 रुपये सर, वो सर हमने सारा गवर्नमेंट को ट्रेजरी में आफ्टर द प्री PAC डायरेक्शन जमा करवाया, नॉट ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट बट विद द प्रॉफिट। 14 लाख रुपया सर प्रॉफिट है, ये बैंक का मेरे पास सर्टिफिकेट लगा हुआ और ये जमा भी करवा दिया सर। सर देयर इज़ नो लॉस टू गवर्नमेंट, रादर देयर इज़ अ प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट सर। रिकवरी होगी सर, जमा हो गए सर सारे पैसे, वेरीफाई हो गए सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर पेज नंबर 193 है सर, पैरा नंबर 19.4.41.5 नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड। सर लेस्को को जितनी पेमेंट्स हुई थी 67.868 मिलियन की, तो इसका सर वोस्ट अकाउंट रिक्वायर्ड था और इनके लेस्को के ओरिजिनल बिल और उसके जो भी उसके अकाउंटिंग थी वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए गए, इस वजह से हम प्रॉपर इसका ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सके ड्यूरिंग ऑडिट। 67.68 मिलियन सर जी। सर इस पे सर 2 बिल हमने सर पे किए हैं, मई 2021 का और जून 2021 का। मई का सर अगर बिल देखें तो सर ये बनता है 8,51,000 सर। इसमें जो मेन कंटेंशन ऑफ द ऑडिट है ना, इन्होंने जो फर्स्ट पेमेंट हमने लेस्को को की है 33,85,000 की, इन्होंने उसको डाउटफुल डिक्लेयर किया सर। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेमेंट लेस्को को नहीं गई, ये हाकिम सन को गई है, एक कॉन्ट्रैक्टर एक वेंडर है। ये सर ऑडिट का मेन उसके ऊपर ये इनका ये रिलायंस है। सर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट गई नहीं सर, टीओ से फिर हमने सारा रिकॉर्ड लगा के इनको दिखा दिया है। ये जो चेक गया है 33,85,000 का, ये एक्चुअली इट वाज पेड टू लेस्को नॉट टू हाकिम सन। दैट नॉट पॉसिबल सर कि एक लेस्को को पेमेंट जानी हो, क्रॉस चेक की सूरत में जानी हो और वो हाकिम सन की तरफ पेमेंट जो है ट्रेवल कर जाए। सर ये पेमेंट तो गई लेस्को को ही है, और हमने फिर टीओ का जो हमारा ट्रेजरी ऑफिस लाहौर का है वहाँ पर गए हैं, सारा रिकॉर्ड वहाँ से लिया, ऑडिट को वेरीफाई लेस्को ने वेरीफाई किया है कि दे हैव रिसीव्ड द पेमेंट। सर लेस्को तो वेरीफाई करेगा डेफिनेटली। दे हैव वेरीफाइड और नॉट? एक्चुअली सर लेस्को देखें मेरी बात, लेस्को हैव वेरीफाइड और नॉट? सर वो कर देगा वेरीफाई, कर देगा वेरीफाई। आप वेरीफाई करवा लें। सर इसमें सर प्री PAC हो चुकी है सर, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसका प्रोब होगा। प्री PAC में सेक्रेटरी साहब भी थे, हम लोग भी थे, ये हमारा जॉइंट डिसीजन। प्रोब यही है ना कि लेस्को से जी सर लेस्को से चेक करेंगे, उन्होंने पेमेंट की है वो वेरीफाई करेंगे। वुड फर्दर सबमिट सर, प्रोब हो चुका है सर, प्रोब हो चुका है सर। LGH के जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं और जो पिंस के बजट एंड अकाउंट अफसर हैं, दोनों ने सर ये कमेटी डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसके ऊपर प्रोब सर हो चुका है। प्रोब के अंदर भी बात उन्होंने क्लियर कट लिख दी है कि ये जो पेमेंट गई है, जो डाउटफुल ऑर्डर ने डिक्लेयर की थी कि हाकिम सन को पेमेंट की गई है, इंडीड दिस पेमेंट हैज गॉन टू द लेस्को। ये सर प्रोब हो चुका है सर, प्रोब हो चुका है। सर मैं यही सबमिट करने लगा था कि ये प्री PAC के अंदर हमने एक प्रोब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसकी कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है और उसके अंदर भी यही डिक्लेयर किया गया कि कोई लॉस टू एक्सचेकर नहीं हुआ है। सर मैं आपके सामने ये सबमिट भी कर देता हूँ। अच्छा सर इसमें ना एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम यानी 2 कमेटीज़ में मैंने देखा है, एक जिमखाना का केस है और एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ का, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का। हर केस, दूसरे केस, तीसरे केस में यही इशू आ रहा है। तो ये कौन से ऑफिसर था सर जो ये सर गुजारिश है राणा साहब, सर गुजारिश है कि आपने बड़ा ये वैलिड चीज़ उठाई है। यू हैव द रूल्स, यू हैव द प्रिविलेज ऑल्सो। अगर आप वो पढ़ लेना, दिस कमेटी कैन टेक एन एक्शन। अगर आपने एक्शन ही नहीं लेना है तो नॉन प्रोडक्शन अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट और वायलेशन एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। उसमें ये कमेटी जो है ये 1 महीना सजा भी कर सकती है और नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड उनको तलब करें, कैसे नहीं होंगे? तो ये तो आपकी अपनी वीकनेस है, लैक ऑफ यू कुड से कॉम्पिटेंसी मैं तो कहूँगा। तो इसमें आप बुलाएं, उनको नहीं आता तो उसको पकड़ें। होगी, प्रोब भी होगी
सर प्रोडक्शन ऑफ इसका रिकॉर्ड का तो सर कुछ डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने सर दिया है। सिर्फ ये केस नहीं है, कल भी हम बैठे थे तो बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर की ऑब्जर्वेशन है कि ये हर वक्त बैठते हैं। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्पेशलाइज्ड हेल्थ, बाकी भी ऑडिट का ये अक्सर होता है कि डिपार्टमेंट्स are not very keen to cooperate with the audit. So we have to empower the audit and we have to stand behind the audit. They are doing their statutory duties. तो उसमें आप तो अपने डिपार्टमेंट की हद तक रिस्पॉन्सिबल, आप इनको कहें कि जी इन द फ्यूचर टू प्रमोट द गुड प्रैक्टिसेस दे शुड प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। इसमें हमारे ऑनरेबल मेंबर्स की हैं। एंड कमिंग बैक टू दिस पैरा, इफ द रिकॉर्ड इज वेरीफाइड एज पर योर स्टेटमेंट, दिस पैरा स्टैंड्स फॉर सेक्रेटरी। सर ये क्योंकि जॉइंट डिसीजन हुआ था प्री पीएससी में, आपकी डायरेक्शन भी प्री पीएससी होती है, तो उसमें ऑडिट भी होता है और सेक्रेटरी साहब भी होते हैं। इन्होंने प्रोब तो कर लिया, लेकिन वो हमसे शेयर करें तभी हम आपको हकीकत बता सकेंगे। कर लेना जी जी प्लीज हम कर लेंगे सर, वो प्रोब शेयर कर लेंगे। If the secretary has given a statement that has been verified, तो फिर I don't think you need any further उसमें probe. जी या इवन नहीं करते, अगर आप कहते हो तो नहीं करते सर। अब ये तो I don't think so we should waste any more time on it. Next para please. नेक्स्ट है सर निश्चर हॉस्पिटल मुल्तान। सर निश्तर का निश्तर वाला हम अगली पे करेंगे। All the paras are नहीं एक सेकंड। अच्छा ये राणा सर एक तो सेक्रेटरी साहब yesterday I raised some issue regarding the medicines to the members also. As a law, members को this is a charged expenditure. I hope you agree to that. हमारे एक MP हैं from PP 107. He is a cardiac patient. So he had a procedure also. But then he needed a replacement of that something device which is I don't know what. So it was not available over here. So he went to the son is in the army. He went to the hospital. But as a private, उन्होंने किया तो उसकी replacement हुई. He got the bills and everything. So I submitted to the speaker. तो उन्होंने आपके पास भेज दिया. Because we sanction all the amount. This is a charged expenditure and you are supposed to pay from our account. आपने तो किसी ने नहीं करना उसमें लीगल ऑप्शन। आप सुनिए, I am giving you that application also. Kindly go through that. Number one. Number two, sir, as under the new rules of the assembly, petitions are received here. The leader of the opposition received an application, but because he is himself a member of the chairman of the PSC1, so he sent it to us कि जी आप ये redressal of grievance, provision of rights to allied health professionals, health department. I'm giving it to you. Kindly इसको देख लें जो भी इसका हो सकेगा. These are the. This is accepted at the forum and referred to you. Thank you very much. So we are meeting tomorrow also, sir? ठीक। सेक्रेटरी साहब की appreciate करता हूँ कि सेक्रेटरी साहब was supposed to come into specialized health standing committee. We had 2 drafts of legislation. लेकिन you preferred PSC, we appreciate that. Sir, thank you very much, sir. Thank you. Thank you.